अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। जैसा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग कह रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसमें से हमने 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी कर ली हुई हैं। दैट वाज नंबर 1 बैलेंस शीट, एंड सेकंड नंबर पे जो थी वो थी इनकम स्टेटमेंट। ये दोनों हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने इन डिटेल डिस्कस करना है आज। सबसे पहले तो ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। एक्चुअली जब भी हम कोई बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे होता है फ्लो ऑफ कैश। या कैश बिज़नेस में इन होता है या आउट होता है, या कैश का इनफ्लो होता है, इनफ्लो है, या कैश का आउटफ्लो है। तो कैश, जब भी हम कोई बिज़नेस एक्टिविटी करते हैं, अब बिज़नेस एक्टिविटी क्या होती है, सपोज़ बिजनेसेस 2 तरह के हो सकते हैं। बिज़नेस एक तो या तो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है या फिर वो सर्विस बिज़नेस हो सकता है। या तो कोई प्रोडक्ट बना के देता है या सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है या डिफरेंट काम करता है। सपोज़ कोई प्रोडक्ट बना के दे रहा है तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पहले वो कहीं से रॉ मटेरियल परचेज़ करेगा, फिर उस पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, कोई काम करेगा, उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको कहीं इन्वेंट्री में रखेगा, सेल करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिज़नेस एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ पे पैसा लगता है, और जब हम सेल करते हैं तो हमें वो पैसा रिटर्न भी होता है। तो जो पैसा खर्च होता है वो कैश आउटफ्लो कहलाता है, और जब सेल्स हम करते हैं, वो चीज़ सेल कर देते हैं या कहीं और से हमारे पास कैश आ रहा होता है, तो हम उसे कैश इनफ्लो कहते हैं। तो कैश फ्लो में 2 तरह के फ़्लोज़ हैं। कैश इनफ्लो, कंपनी के पास कैश आना, और कैश आउटफ्लो, कंपनी के पास से कैश जाना, मींस कंपनी का कैश खर्च करना। और बिज़नेस एक्टिविटीज़, फिर बिज़नेस एक्टिविटीज़ की 3 कैटेगरीज़ हैं। ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ हैं बिज़नेस एक्टिविटीज़: फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमने 1 बाय 1 इन 3 एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि इन 3 एक्टिविटीज़ में होता क्या है। सबसे पहले है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। Financing activities are actually those activities which bring cash into the business. फाइनेंसिंग वर्ड का जो मतलब है वो ये है कि आपके बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है। अगर सपोज आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, सबसे पहला काम होता है ना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। आप बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला काम है कि आपके पास कैश होना चाहिए। अब वो कैश कहाँ से आता है, या वो कैश जनरेट करने के लिए आप क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं। बिज़नेस करने के लिए कैश जनरेट करना पड़ता है, और वो कैश जनरेट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं उनको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। और वो कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? नंबर 1 वो हो सकती है कि आप किसी से कैश बोरो कर लें, कैश उधार ले लें। इसको हम कहते हैं सपोज़ अब जब हम किसी से उधार कैश लेते हैं तो हमने कैश इनफ्लो हुआ, किसी से हमने उधार ले लिया कि हमें बिज़नेस करने के लिए उधार दे दो। उसने जो हमें पैसे दिए, सपोज़ हमने बिज़नेस का जो बैंक अकाउंट ओपन कराया हुआ था उसमें डिपॉजिट करा दिए, तो बिज़नेस के लिए वो कैश इनफ्लो है। तो कैश इनफ्लो तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सपोज़ हमने वो जो लोन लिया है या उधार लिया है उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा।
तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आउटफ्लो है। सिमिलरली जो सेकंड मेथड हो सकता है फाइनेंसिंग का, या सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, या पैसा इकट्ठा करने का जो सेकंड सोर्स है वो है कि जो शेयर होल्डर्स, कि आप शेयर होल्डर्स ढूंढ लें, लोन लेने की बजाय कंपनी के शेयर्स सेल कर दें। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और शेयर होल्डर्स ढूंढें और उनको अपने स्टॉक्स सेल कर दें। शेयर होल्डर्स या मैं इसको लिख देती हूँ, सेल स्टॉक्स या शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। तो यहाँ से भी आपको कैश मिल जाएगा। आपने कंपनी का हिस्सा या शेयर जो है वो सेल कर दिया है और उसके रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, कैश इनफ्लो होगा। लेकिन इस केस में भी जब आप शेयर होल्डर से कैश लेते हैं तो आपको रिटर्न में उनको डिविडेंड्स पे करने पड़ते हैं, तो ये कैश आउटफ्लो है। तो अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की। फाइनेंस वर्ड से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिज़नेस के लिए कैश जनरेट करती हैं, या वो तरीके हैं जो बिज़नेस के लिए कैश जनरेट करते हैं। और वो दो मेथड हो सकते हैं कि या तो हम किसी से उधार ले लें, लोन ले लें, या लोन ही ले लें। इसको हम डेट फाइनेंसिंग भी कहते हैं। लोन के लिए वर्ड यूज़ होता है डेट का, और इसको हम डेट फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप लोन लेते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लोन जब कंपनी में आता है तो वो कैश इनफ्लो है, और उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो कैश आउटफ्लो होता है। सिमिलरली अगर आप लोन नहीं लेना चाहते लेकिन आपको कैश चाहिए या अमाउंट चाहिए, तो सेकंड जो मेथड है वो है कि आप कंपनी के शेयर्स सेल कर दें। ये मैंने क्लास में पहले भी बात की हुई है। कंपनी के शेयर्स शेयर होल्डर्स को सेल कर दें तो आपको वहाँ से कैश इनफ्लो आ जाएगा, लेकिन उन शेयर होल्डर्स को आपको डिविडेंड्स पे करने पड़ते हैं जो कि कंपनी के लिए कैश आउटफ्लो है। तो ये तो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ कैश, और जहाँ से भी आप कोई कैश जनरेट करते हैं तो आपको उसकी कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लोन के केस में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और शेयर होल्डर्स के केस में डिविडेंड्स पे करने पड़ते हैं। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब जो कैश हम यहाँ से जनरेट करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से, या मैंने कहा कि हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम जो है वो है पैसे जमा करना। तो आपने सपोज़ पैसे जमा कर लिए, चाहे आपने लोन लिया, कुछ लोन लिया, कुछ जो है शेयर होल्डर्स इकट्ठे किए, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट या अमाउंट जो है वो आ गई है। अब नेक्स्ट जो काम होता है, नेक्स्ट जो एक्टिविटी होती है वो ये है कि आपने इस अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है मींस कुछ एसेट्स परचेज़ करने हैं। वो एसेट्स जो कि आपकी कंपनी के लिए यूज़फुल हों और आपको इनकम जनरेट करके दें, या फिर अब ये एसेट्स जो हैं, और मोस्टली ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। परचेज़ ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स आप इनको लिख लें, ज़रा समझने में आसानी हो जाती है। लॉन्ग टर्म एसेट्स की परचेज़ को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज़ अब जो पैसा हमने इकट्ठा किया है, सबसे पहले उस पर लैंड ख़रीदी, उस पर फिर एक फैक्ट्री बनाई, उसके लिए मशीनरी ख़रीदी, फिर आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी थी उसके लिए मशीनरी चाहिए थी, आपने मशीनरी ख़रीदी। उसके अलावा फिर उसमें कोई और स्पेसिफिक किस्म का आपको इक्विपमेंट चाहिए था, तो इक्विपमेंट परचेज़ कर लिया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मींस जब आप परचेज़ ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म चीज़ ख़रीदते हैं, तो उस पे जो अमाउंट लगती है, बेसिकली परचेज़ ऑफ एसेट्स कैश आउटफ्लो है,
क्योंकि जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस पे हमारा कैश खर्च होता है, तो दैट इज़ कैश आउटफ्लो। तो इस कैटेगरी में ज़्यादातर कैश आउटफ्लो होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो होता है, लेकिन जब हमने इंटरेस्ट या डिविडेंड्स पे करने हैं तो वो आउटफ्लो में आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जब में हम लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज़ करते हैं तो वो कैश आउटफ्लो है। और फिर आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब बात ये है कि हमने बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो उसके लिए हमने सबसे पहले कैश चाहिए था हमें, तो हमने कैश जनरेट किया थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर जो कैश हमारे पास आया उस कैश को हमने इन्वेस्ट किया और उनको हमने कहा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। अब हमारे पास जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें थीं वो इकट्ठी हो गई। अब हमने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, और प्रोडक्शन स्टार्ट करना, सेल करना, फिर डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं वो सारी आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिज़नेस। अब डे टू डे एक्टिविटीज़ में किस तरह की एक्टिविटीज़ आ सकती हैं? इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको इन्वेंटरी में रखते हैं, उसको सेल करते हैं, और भी इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। हम अगर उस पे सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे, मींस हमने पैसे फ़ौरन रिसीव नहीं लिए, तो हमारी अकाउंट रिसीवेबल हो सकते हैं, अकाउंट्स पेएबल हो सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में इनमें अब देखें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग करते हुए हमारा मोस्टली कैश आउटफ्लो होता है। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे खर्च हो रहे होते हैं। जब हम सेल करते हैं तो बेसिकली कैश इनफ्लो है। और कहने का मकसद ये है कि हम ने फ़िलहाल बिज़नेस, जो ओवरऑल एक बिज़नेस होता है उसमें जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सबसे पहला स्टेप है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें कैश चाहिए, और वो कैश कहाँ से आ सकता है? या तो हम कहीं से लोन ले लें, या फिर हम शेयर्स सेल कर दें अपनी कंपनी के। दूसरा स्टेप ये है कि जो कैश जनरेट हुआ है हमने उसको कहीं इन्वेस्ट करना है, उसकी कोई चीज़, कोई लॉन्ग टर्म एसेट परचेज़ करना है, और जो जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं हमारी कंपनी के लिए वो परचेज़ करनी है। और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डे टू डे एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती है। अगर आप सबसे पहले एक एग्जांपल ले लें अपने माइंड में, एक शॉप की। सपोज़ आप घर में बैठे बैठे सोचती हैं कि मुझे ना एक शॉप ओपन कर लेनी चाहिए, सपोज़ एक बेकरी ओपन कर लेनी चाहिए। मेरी बेकिंग स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, मैं केक बड़े अच्छे बनाती हूँ, तो मुझे एक बेकरी ओपन करनी चाहिए। ओके, ठीक है, मैं बेकरी ओपन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मुझे बेकरी ओपन करने के लिए जगह चाहिए, या एक शॉप चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो ये है ये सोचना कि पैसा कहाँ से आएगा, और वो पैसा जनरेट करना। दीज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फादर से कहती हैं कि मुझे सपोज़ 5 लाख रुपया दे दें, मैंने एक शॉप बनानी है। तो आप उनसे कैश बोरो कर लेती हैं, या फिर आप उनको कहती हैं कि अच्छा मेरी शॉप में इतने % हिस्सा आपका, तो आप मुझे इसके बदले पैसे दे दें। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं दीज आर कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देन कम्स कि आपके पास 5 लाख रुपया आ गया है। अब आपने उसको क्या करना है? आप कोई एक लैंड ख़रीदेंगी, उस पर एक शॉप बनाएंगी, जो भी आपको बेकिंग के लिए ओवन चाहिए आप वो ख़रीदेंगी, बेकिंग के लिए जो बाकी मटेरियल चाहिए, जो शॉप की वो डेकोरेशन है या जो भी उसका इंटीरियर है वो सारा कुछ करेंगी। तो ये सारी हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। और उसके बाद जब आपकी शॉप रेडी है तो फिर आपकी डेली की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपने केक बेक करने हैं और उनको सेल करना है। तो ये सारी आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब आपके डेली के खर्चे हैं, सपोज़ आपने डेली केक बनाना है तो उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए, फिर आपने ओवन जलाना है तो उसके लिए आपको गैस चाहिए, फिर गैस एक्सपेंसेस और हज़ार बिजली के खर्चे, और फिर कोई आपसे एक सेल्समैन रखेंगी उसके खर्चे, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो आई होप आपको ये बिज़नेस एक्टिविटीज़ क्लियर होगी होंगी।
अब आते हैं वापस कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ, क्योंकि मेन टॉपिक तो था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन कैश फ्रॉम financing activities, then cash from investing activities. That's it. अब ये कैश इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैन बी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। ये नेचर ऑफ द एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। हम इसकी एग्जांपल अभी करेंगे, एग्जांपल में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसमें मैंने आपको बताया कि कैश इनफ्लो कब होता है, जब हम किसी से लोन लेते हैं या शेयर सेल करते हैं। और आउटफ्लो कब होता है, जब हम डिविडेंड्स पे करते हैं या उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। एंड देन कम्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इनमें मोस्टली आउटफ्लो होता है, लेकिन सम टाइम हम अपना कोई लॉन्ग टर्म एसेट सेल भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई पुरानी बाइक खड़ी है या कोई गाड़ी है या कोई और ऐसा एसेट है जो हम सेल करना चाहते हैं, वो सेल करते हैं तो वहाँ से हमें कैश रिसीव भी हो सकता है। तो दैट इज़ कैश इनफ्लो। तो बेसिकली हमने जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनती है ये फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बनती है। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मीन्स के फॉर स्पेसिफिक पीरियड। अब ये पीरियड जो है ये 1 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि आप फॉर 1 मंथ बना रहे हैं या 1 पीरियड बना रहे हैं, 1 ईयर के बना रहे हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ लोग मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कुछ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो जितनी सपोज़ आप एक मंथ के लिए बना रहे हैं या मंथली स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो उस एक मंथ में आपकी जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हुई हैं वहाँ से जो कैश इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है उनको लिस्ट डाउन करते हैं। उसके बाद जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है उसको लिस्ट डाउन करते हैं। और उसके बाद जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपने की हैं रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एसेट्स की सेल और परचेज़, उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। और इन तीनों को जब ऐड कर लेते हैं तो वो बेसिकली होता है कैश अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पीरियड। यूँ समझ लेना कि पूरा महीना हमने घर के खर्चे चलाए हैं। कुछ उसमें से, अब मैंने कल एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि सपोज़ आप फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपने पूरे घर का, अपने घर का जो एक मंथ का बजट होता है उसको लिखना स्टार्ट कर दें। अब पूरे मंथ आप लोगों ने एक्सपेंसेस लिखे और जब पूरा मंथ हो गया तो उस मंथ के एंड पे, लास्ट डे पे आप उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या लिखें कि हमारे पास कैश कहाँ से आया था। दैट विल बी दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सपोज आपके फादर की पे थी, आपकी पे थी या कोई और अदर सोर्स ऑफ इनकम था, तो वहाँ से कैश आया, तो दैट वाज द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर आपने ये देखना है कि आपने उसमें कोई लॉन्ग टर्म एसेट परचेज़ किया है या आपने बस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे किए हैं, डेली के खर्चे किए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो आप इन सारी एक्टिविटीज़ में जो जो आपके एक्सपेंसेस हुए, जहाँ से इनफ्लो हुआ, जितना आउटफ्लो हुआ, उन सब को लिस्ट डाउन करेंगे। तो एंड पे आपके पास वो आंसर आएगा या वो आंसर आना चाहिए जो कैश आपके पास एट हैंड है। इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ मेरे पास 50,000 रुपीज़ थे जो कि मेरी पे आई, और पे आना इज़ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कह रही हूँ, ठीक है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। इस 50,000 पे मैंने सोचा कि मैं इस दफ़ा ना कोई अब 50 ओबियसली
कोई 25,000 में मैं गाड़ी नहीं ख़रीद सकती, लेकिन फॉर सपोज़ मैंने इसमें एक लॉन्ग टर्म एसेट परचेज़ कर लिया है कि मैंने इसमें एक गाड़ी ले ली है, मैं इसको डॉलर्स कर देती हूँ, फिर शायद 25,000 की गाड़ी आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसका एक लॉन्ग टर्म एसेट परचेज़ कर लिया, तो दिस इज़ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फिर उसके बाद जो बाकी 25,000 बचे उसमें से मैंने कोई 5,000 लगा दिए ग्रॉसरी पे, जो मंथली की ग्रॉसरी होती है, दैट इज़ ऑपरेशनल एक्टिविटी। और कुछ मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस थे, सपोज़ 10,000 नहीं 5,000 ही मैं मेडिकल एक्सपेंस लगा देती हूँ कि 5,000 मैंने मेडिकल पे लगा दिया, या फिर ये भी ऑपरेशनल एक्टिविटी है। और एक और 5,000 मैं ट्रांसपोर्ट पे लगा देती हूँ, हम कहीं ट्रिप पे गए तो ये भी ऑपरेशनल एक्टिविटी है। अब मेरे पास क्या है, मैं क्या करूँगी कि ये 50,000 मेरे पास पे थी, इसमें से मैं माइनस कर दूँगी ये 25,000। और ओहो, ये 25,000 इसमें से माइनस किए। सिमिलरली ये 5,000 भी मैंने खर्च किए हैं ग्रॉसरी पे, लिहाजा इसको भी माइनस होना चाहिए। ये मैंने मेडिकल पे खर्च किए हैं, लिहाजा इसको भी माइनस होना चाहिए। और ये मैंने ट्रिप पे खर्च किए हैं, लिहाजा इसमें से ये भी माइनस होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि महीने के एंड पे मेरे पास क्या बचेगा। सिंपल, आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे पास क्या बचा है, और दैट इज़ 10,000 रुपीज़। दिस इज़ द कैश अवेलेबल एट द एंड ऑफ पीरियड। सो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे बताया कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेंगे तो उसका आंसर हमारे पास वो आना चाहिए जो कैश हमारे पास महीने के एंड पे अवेलेबल है। जैसे कि मैंने ये कि इंतहाई सिंपल सी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बना के दिखाई है, जिसमें हमारे पास एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी और 3 ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ थी। और उसके बाद एंड पे हमारे पास जो कैश बच गया, 10,000 रुपीज़ मेरे पास पड़े थे जो मैंने अभी कहीं खर्च नहीं किए, तो दैट वाज द कैश अवेलेबल एट द एंड ऑफ पीरियड। आई थिंक सो कि आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर होगी। लेकिन अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मेरे से। आप लोग चाहे तो हम इस पे एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं, या आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।